आज मेरी शादी हुई और आज ही मेरी विदाई ट्रेन से हो रही थी। और इसी ट्रेन पर मुझे अपने पति के साथ सुहागरात मनाना था, जिसके लिए स्पेशल डब्बों की बुकिंग की गई थी। और फिर जैसे ही रात हुई, मैं और मेरे पति दोनों ने एक दूसरे के साथ हद से ज्यादा प्यार किया। और फिर पूरी रात हम लोग सुहागरात मनाते रहे। अब हम दोनों के बीच में कोई पर्दा न रह गया था और हम दोनों दो जिस्म एक जान बन चुके थे। आज रात उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, मैं सब कुछ भूल गई। परंतु जैसे ही सुबह हुई, मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जब मुझे पता चला कि रात में मैंने जिसके साथ सुहागरात मनाई थी वह मेरा पति नहीं बल्कि मेरा नाम अर्पिता है। हर लड़की की तरह मेरे मन में ढेर सारे सपने थे। मुझे बहुत ही अच्छा ससुराल मिलेगा, जहाँ पर मेरे सास ससुर ननद मुझे बहुत ही प्यार करेंगे, और उससे भी ज्यादा मेरा पति, जो कि सिर्फ मेरा होगा, और वह मुझे अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार करेगा। और न जाने मैं क्या क्या सपने में अपने पति के बारे में सोच कर रखी थी। कभी कभी तो मैं सुहागरात के बारे में भी सोचने लगती थी कि न जाने जब वह पल मेरे जीवन में आएगा तो मैं कैसा उसका सामना करूंगी। और फिर मैं मन ही मन मुस्कुराने भी लगती थी। और अब सपना सच होने का समय आ गया था। मेरे माँ पिताजी ने मेरी शादी ठीक कर दी थी और पूरे घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। मैं ग्रेजुएशन तक पढ़ी थी। मेरा तो आगे पढ़ने का और भी मन था, परंतु गांव में सुविधा न होने के कारण मैं आगे और न पढ़ पाई। अभी मेरी उम्र 21 साल हो रही थी, और जब मेरे लिए अच्छा खाता पीता घर का रिश्ता आया तो मेरे माँ पिताजी मना नहीं कर पाए, और उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया। हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। घर में मेरे माँ पिताजी में एक छोटा भाई भी था। मेरे पापा जो भी कमाते थे उसी से हमारे घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। मैं भी बहुत सारे सपने देख कर रखे थे, क्योंकि शादी से पहले तो मैं अपने घर में अपने मन की कोई चीज नहीं कर पाती थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा हम लोग गरीब हैं, पर तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे और अमीर घर में हो रही है। अब तुम्हारे सारे शौक अरमान तुम अपने पति के घर में ही पूरा करना। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पति मेरी इच्छाओं का भी मान रखेंगे और मेरी भावनाओं को समझेंगे। लेकिन कुछ चीज ऐसी थी जो कि मुझे बार बार बहुत ही ठेस पहुंचा रहे थे। मेरे ससुराल वाले हमेशा ही जो भी सुकून का सामान भेजा जाता था उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल देते थे, और हमेशा यही कहते थे कि मेरे पापा ने यह सब चीज जानबूझकर किया है। जबकि मैंने देखा है कि पापा बाजार से बढ़िया सामान लाकर मेरे ससुराल वालों को यहाँ भेजा करते थे। अपने पिताजी को इस तरह अपमानित होता देख मैंने कह दिया, मुझे ये शादी नहीं करनी है। यह लोग अभी से ही संतुष्ट नहीं है, पता नहीं आगे मेरे साथ क्या करेंगे। परंतु पिताजी का कहना है, ऊंचे लोग हैं और पैसे वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो हम लोगों को उनके आगे झुकना ही पड़ेगा। और बेटा, अगर तुम्हारे लिए मुझे दो बातें भी सुनना पड़े तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ तुम आगे की जिंदगी अपनी अच्छे से गुजर बसर करो और अपने हर शौक अरमान दिल खोलकर पूरा करो। और तुम्हें तो पता है बेटा कि हम लोग कितने गरीब हैं। एक बार तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर किसी तरह का कोई झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम उस घर की बहू बन जाओगी। अपने पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद मैं एकदम से चुप हो जाती थी। और जब वह खुद अच्छा खाएंगे और पहनेंगे तो तुम्हें वह लोग सारी सुविधा देंगे। कभी कभी तो मुझे अपने पापा की बातें ठीक भी लगती थी, और कभी कभी मुझे समझ में भी नहीं आती थी कि न जाने मेरे साथ भविष्य में क्या होगा। लेकिन जब से मेरी शादी तय हुई थी, तब से लेकर आज तक मैं अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज था कि शादी के पहले लड़का लड़की एक दूसरे के चेहरे को नहीं देख सकते हैं। केवल परिवार वाले ही लड़का लड़की को देख सकते हैं। मैं देखने में काफी खूबसूरत थी। मेरा गोरा गोरा बदन और मेरी कजरारी आंखें, उस पर मेरे लंबे लंबे बाल किसी को भी दीवाना बना सकता था। हम लोगों की तो औकात ही नहीं थी कि मेरी शादी उस घर में हो पाती। परंतु जब मुझे मेरे सासू माँ, ननद और ससुर जी देखने आए, उन लोगों ने मेरी खूबसूरती देखकर ही अपने बेटे के लिए मेरे घर में रिश्ता भेजा था। और जब पहली बार मेरे पति अंकित के घर वाले मुझे देखने आए तो वह लोग बस मुझे देखते ही रह गए, और पहली नजर में ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे, परंतु वह लोग शहर में रहते थे, इसलिए शादी के समय
बाराती बहुत ही कम आए थे और एक तरह से अच्छा भी था, नहीं तो मेरे पापा और भी ज्यादा परेशान हो जाते। लेकिन कितने भी कम लोग शादी ब्याह में क्यों ना आए, काम तो बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए मेरे पिताजी सारे इंतजाम को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि न जाने सब कुछ कैसे निपटेगा और जब सब अच्छा होगा या नहीं। लेकिन खैर सभी चीजें अच्छे से हो गई और मेरी शादी अंकित के साथ हो गई और मैं विदा होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने पति का चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहा था। लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं अभी तक उनकी एक झलक भी ना देख पाई थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मेरे सर पर एक बहुत लंबा घूंघट डालकर मेरे चेहरे को छुपा दिया था। बाहर की बहुत औरतों ने मुझे घेर कर रखा था, जिस कारण मैं अपने पति का एक झलक भी ना देख पाई थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की बात है, अब जब हम सभी ट्रेन में बैठ जाएंगे तो मेरा पति मेरे पास आ ही जाएगा और इसलिए अब मुझे कुछ और घंटे सब्र करना है। इतना तसल्ली तो मैं कर सकती हूँ। और मुझे पता था कि जिस तरह से मैं अपने पति को देखने के लिए तड़प रही हूँ, उसी तरह वह भी मुझे देखने के लिए तड़पता होगा। लेकिन परिवार वालों के कारण वह अभी तक मेरे पास नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, कुछ ही घंटों की बात है, फिर तो हम दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे होंगे। और अब मैं यह सब भी सोचने लगी थी कि जब पहली बार मेरा पति मेरी खूबसूरती देखेगा तो कहीं अपना आपा न खो बैठे और फिर वह मुझे अपने आप से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने देगा। न जाने वो मेरी कितनी तारीफ करेगा। और फिर मन ही मन में यह सब सोचकर शर्माने से लगी थी और खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम सब अपने बुक किए हुए डब्बे में बैठ गए। लेकिन अभी भी मेरी सास और ननद मेरे साथ चुंगियों की तरह चिपकी हुई थी और मेरे सीट पर आकर मेरे पास बैठ गई और मुझे कहने लगी, बहू एक बार जरा अपना चेहरा तो दिखा दो, आखिर मैं भी तो मन भर कर देख लूं कि मैं अपने बेटे अंकित के लिए कैसी लड़की लेकर आई हूँ। और फिर उनकी बातों पर मैंने अपने चेहरे पर से घूंघट हटा लिया और फिर उसके बाद मेरी सास मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक अपनी तीखी नजरों से देखने लगी। मैंने अपनी नजरें नीचे करके रखी थी तो मेरे चेहरे को देख मेरी सास, ननद और जो रिश्तेदार लोग थे सभी लोग मुझे देखकर कहने लगे कि अंकित के भाग खुल गए हैं, जो उसे इतनी अच्छी बीवी मिली है। इसमें मेरी सास बोली, भाग तो इसके खुल गए हैं जो इसे अंकित जैसा लड़का मिला है। फिर मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी, देखो बहू, मेरे बेटे उसके हमेशा ख्याल रखना और उसको किसी भी बात का कभी मत काटना। वह जैसा कहे चुपचाप वैसा ही करना। वह तेरा अब पति है और उसकी हाँ में हाँ मिलाना तेरा फर्ज है। उसे हमेशा खुश रखना और घर की जिम्मेदारियों को भी अच्छे से निभाना और नई लड़कियों की तरह मेरे बेटे पर अपना हुक्म मत जमाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुम मेरे बेटे को खुश रखेगी तो मैं भी तुम्हें दिल से अपनी बहू मानूंगी। मैंने चुपचाप अपना सर हिला दिया। थोड़ी देर में मेरे ससुर भी डब्बे में आ गए और कहने लगे, चलो अच्छा हुआ जो सब कुछ अच्छे से निपट गया। तब मेरी सास कहने लगी, हाँ हाँ, इंतजाम बहुत ही अच्छा था। ये जो डब्बा तुम्हारे पापा ने बुक किया है कुछ सस्ता नहीं लग रहा है। अगर थोड़ा और अच्छा डब्बा बुक कर देते तो न जाने क्या चला जाता। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे, अरे अब रहने भी दो, अब तुम ये सारी चीजें क्या लेकर बैठ गई हो। मेरी सास कहने लगी, अरे जो बात है वही तो की जाएगी, आखिर हम लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं तो हमारी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़े भी देखना बाकी है। अगर मुझे जरा सा भी किसी चीज में कोई कमी लगी तो मैं इसके बाप को बुलाकर तुरंत ही सारी भरपाई करवा लूंगी। मेरी सास की आवाज सुनकर मेरे ससुर भी चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाकर डब्बे से बाहर चले गए। फिर वो अपनी बेटी यानी मिन्नत को देखकर कहने लगे, चलो अब जो भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है तो जैसे भी है इसे अपनाना ही पड़ेगा। आखिर क्या भी किया जा सकता है, जो जितना मिला है उतने में हमें संतुष्ट करना होगा। मुझे अपनी सास की सारी बातें बहुत ही बुरी लग रही थी, लेकिन मैं उनसे कुछ भी ना कह सकती थी। अपमान का घुट पीकर मैं चुपचाप रह गई। उसके बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, मेरे तो पैर बहुत दुख रहे हैं, ले चल अब मेरे थोड़े से पैर दबा दे, आखिर मैं भी तो अपनी बहू के होने का कुछ भी फायदा उठा लूं। मेरी सास ने तुरंत ही अपने पैर मेरे गोद पर रख दिए। मैं भी चुपचाप उनके दोनों पैर दबाने लगी और वो बड़ी आराम से अपना सर टिकाकर आंखें बंद करके झपकी लेने लगी।
मैं मन ही मन सोचने लगी, कहाँ मैं अपने पति से मिलने की ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काफी रात भी हो गई है, लेकिन फिर भी यह लोग मेरे डब्बे से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इन सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार में शादी करके जा रही हूँ, तो यह सब तो लगा ही रहेगा। खैर थोड़ी देर बाद मेरी सास ने कहा, चल अब बस बहुत सेवा कर ली, अब मेरे बेटे की सेवा करना। उसके तो मुझसे कहने लगे, देख अपने सारे गहनों का ख्याल रखना, एक भी गहना इधर से उधर ना होना चाहिए। इतना कहकर वह मेरे डब्बे से बाहर चली गई। मैंने भी चैन की सांस ली। अब रात काफी हो चुकी थी। मैंने धीरे से अपनी चुन्नी को हटाया और साइड में रख दिया और फिर अपने बालों को खोलकर खिड़की के पास बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नजारा मुझे अंदर ही अंदर सुकून पहुंचा रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी और बाहर की हरियाली, जो कि चांदनी रात में किसी जन्नत जैसी लग रही थी, जो मेरी आंखों को ठंडक पहुंचा रही थी। देर चुपचाप बाहर का नजारा देखकर धीरे धीरे गुनगुना रही थी कि मेरे मन में ख्याल आया कि काफी देर हो गई है, लेकिन मेरे पति अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए हैं। अभी मैं सोच ही रही थी कि तभी मुझे डब्बे के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे पति आ गए। मैं तुरंत ही सीधी होकर बैठ गई और अपनी चुन्नी से अपने सर को ढक लिया। अब मेरे पति अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना सेहरा उतार कर एक तरफ साइड में रख दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझे कुछ ना कुछ तो अवश्य कहेंगे और अब मैं पहली बार अपने पति की आवाज सुनूंगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। उन्होंने अपनी शेरवानी उतारकर एक सामने वाली सीट पर रख दिया और अब वो मेरे एकदम से करीब आकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने धीरे से मेरे सर पर से चुन्नी उतार कर एक किनारे पर रख दिया और फिर मेरे बालों को बड़े प्यार से एक तरफ करके मेरे गर्दन के पास अपना हाथ रखकर इस तरह से करने लगे कि मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ने लगा। ऐसा लगा कि जैसे मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। मेरी आंखें तुरंत ही शर्म से बंद हो गई और अब मैं सोचने लगी, यह क्या, इन्होंने तो आते ही सब कुछ कर दिया। मुझे तो लग रहा था यह पहले मुझसे थोड़ी देर बातें करेंगे, देर मेरे चेहरे को निहारेंगे, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा, खैर हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो गए होंगे और अब इनसे सब्र नहीं हो रहा है। उसके बाद मेरे पति ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ बैठाया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देखने लगे। मैं मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तब मैंने भी धीरे से अपनी नजर उठाई और एक नजर अपने पति की तरफ देखा। जब मैंने अपने पति को देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मेरे पति देखने में बहुत ही हैंडसम थे। जैसा पति मैं चाहती थी, मुझे बिल्कुल वैसा ही पति मिला था। यह देखकर मैं निहाल हो गई थी कि कम से कम भगवान ने मुझे मेरा मनचाहा वर तो दिया। वो न सिर्फ शकल सूरत से अच्छे थे, बल्कि उनकी कद काठी भी बहुत लंबी चौड़ी और मजबूत थी। उनकी भरी हुई मजबूत हाथें मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी और अब मैं भी उनके प्यार में पागल हुई जा रही थी। उसके बाद बहुत प्यार से उसने मेरे एक एक गहने उतार कर एक कपड़े में लेकर साइड में रख दिया। गहने उतारने के बाद उन्होंने मेरे बाकी के कपड़े भी उतारना शुरू कर दिया और जल्द से अपना भी सारे कपड़े उतार लिए। मैंने पहली बार किसी मर्द के साथ इस तरह का अपनापन महसूस किया था, जिसे मैं महसूस करके बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। मेरा पति जिस तरह से टूटकर मुझे प्यार कर रहा था, उससे मैं बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वह मेरी सहूलियत का भी पूरा ध्यान रख रहा था। और आज जिस तरह ट्रेन की रफ्तार पूरी तेजी के साथ चल रही थी, मेरा पति भी पूरे जोश में मेरे साथ संबंध बना रहा था। उस ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ हम दोनों की सांसों की रफ्तार भी बहुत तेज तेज चल रही थी। उन्होंने मेरे शरीर के एक एक अंग को अपने बस में कर लिया था और मुझे पूरी तरह अपने सरोवर में भिगा कर रख दिया था। घंटों तक हमारे बीच के मिलन का खेल चलता रहा और आज मैं पूरी तरह से उनकी हो गई थी। उन्होंने मुझे पूरा टूटकर चाहा था और अब मेरा पूरा जिस्म उसके प्यार में भीग चुका था। हमने इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ प्रेम किया कि अब पूरा शरीर थकान के मारे टूटे जा रहा था और अब हम दोनों थककर एकदम चूर हो गए थे। मेरी आंखें कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब तड़के मुझे
अपने डब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं तुरंत उठकर बैठ गई। तो मैंने देखा कि मेरे पति डब्बे में नहीं थे। मुझे लगा शायद वो फ्रेश होने के लिए गए हैं, और फिर मेरी नजर अपने आप पर गई तो मैं अपने आप को देखकर शर्मा गई, क्योंकि मेरे बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे और मैं एक चादर में लिपटी हुई थी। मैंने जल्दी से अपने सारे कपड़े पहन लिए और फिर अपने बालों को ठीक करके चुन्नी से सर को ढककर जैसे ही बैठी, वैसे ही मेरे ससुर डंडा लहराते हुए मेरे डब्बे में आ गए। ना जाने वो किस बात से इतना परेशान थे। पहले तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने तुरंत उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर मेरी सास कहने लगी, तेरे कहने तो सही सलामत है ना। उनकी यह बात सुनकर मैं हैरान सी रह गई, क्योंकि उस वक्त तो मेरे शरीर पर एक भी गहना नहीं था, सिर्फ मंगलसूत्र था। क्योंकि रात में हमारे मिलन से पहले ये मेरे पति ने सारे गहने उतार कर रख दिए थे। मेरी सास ने तुरंत ही मुझे टोला, और जब उन्होंने मेरे शरीर पर गहने नहीं देखा था तो इससे पहले कि मैं उनसे कुछ कहती, वह गला फाड़ फाड़ कर रोने चिल्लाने लगी और कहने लगी, अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उस चोर ने ना हम शरीफ लोगों को लूट लिया, बल्कि मेरी बहू के सारे गहने भी लेकर चला गया। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। वह चोर तो सारे कपड़े, गहने और न जाने क्या क्या लूट कर चला गया। मेरे कितने अरमान थे कि मैं अपनी बहू के गहने पहनकर रिश्तेदारों के पास जाऊंगी और सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे। फिर मेरी सास मुझ पर चिल्लाने लगी और कहने लगी, तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? तू सोई थी तो क्या तुझे ये पता नहीं चला कि वह तेरे गहने कब उतार कर ले गया? मैं उनसे कहना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरी सास तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह दहाड़ मार मार कर रो रही थी और बुरी तरह से चिल्ला भी रही थी। मेरे ससुर बार बार मना कर रहे थे कि वह इतना ज्यादा हंगामा ना करे, क्योंकि बाकी के लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। पर मेरी सास तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी सास कहने लगी, मुझे तो लगा कि इस बहू के कदम हमारे घर के लिए अच्छे हैं, लेकिन यह तो मनहूस निकली। अभी तो ये मेरे घर पहुंची भी नहीं कि हमारे लाखों का नुकसान हो गया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसके कदम शुभ नहीं है तो मैं अपने बेटे के लिए इसे ब्याह कर नहीं लाती। फिर वह मुझसे गुस्से में चिल्लाकर बोली कि तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी इस नादानी की वजह से मेरा न जाने कितनों का नुकसान हो गया। अब तू देख, मैं तुझे अपने बेटे से कहकर कैसे सबक सिखाऊंगी। उनकी यह बात सुनकर मैं पूरी तरह से घबरा गई। मैं सोचने लगी, क्या मेरा पति मेरी सास की बातों में आकर अब मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा? अभी तो उसके साथ बिताए हुए मीठे पलों की याद मेरे दिल में उतरी भी नहीं थी कि अब मुझे उनके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तभी मेरी सास बोली कि लेकिन ये लड़का भी इतना लापरवाह है कि मैं क्या बताऊं। तभी तो आदमी मेरे डिब्बे में घुसे, जिनमें से एक आदमी के शरीर पर सिर्फ बनियान और कच्छा ही था। उसके बदन पर कोई भी कपड़े नहीं थे और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर पूरी तरह से लग रहा था कि वह शराब के नशे में डूबा हुआ है, क्योंकि वह ठीक से अपने दम पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी सास दूसरे आदमी से कहने लगी, यह तुझे कहाँ मिला? तो वह कहने लगा, यह तो बाथरूम के डिब्बे में इसी तरह पड़ा हुआ था। उस चोर ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसके भी कपड़े उतार लिए। इतने महंगे शेरवानी हमने उसके लिए खरीदी थी और वह तो उस शेरवानी को भी लेकर चंपत हो गया। मैं अभी यह सब सुन ही रही थी, तभी मेरी सास उस आदमी से कहने लगी, देख, तेरी लुगाई ने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी। उसने अपने सारे गहने उस चोर को हवाले कर दिए, और अगर चोर इसके गहने चुरा कर ले जा रहा था तो इसे शोर तो मचाना चाहिए था। लेकिन यह तो न जाने कौन सा नशा करके सोई थी, इसे कुछ भी पता नहीं चला। मेरी सास के मुंह से यह बात सुनकर मैंने धीरे से अपनी नजर उठाकर उस नशे में धुत आदमी को देखा। उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए, क्योंकि जिसे वो मेरा पति कह रही थी वह तो वो इंसान था ही नहीं जिसने मेरे साथ कल रात सुहागरात मनाई थी और जिसे मैं अपना पति समझकर अपना सब कुछ दे बैठी थी। यह तो एक मोटा और बड़ा सा पेट निकला हुआ आदमी था जो कि नशा किए हुए था। उसे देखकर मेरे सारे अरमानों पर पानी ही फिर गया। साथ ही साथ मैं सोचकर भी परेशान हो गई थी, अगर कहीं इनमें से किसी को यह बात पता चल गई कि कल रात वह चोर मेरे साथ वह सब कर गया जो उनके बेटे को करना चाहिए था,
तब तो यह लोग मेरी ना जाने क्या हालत करेंगे। तभी वह दूसरा आदमी कहने लगा, यह तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा था, यह तो बहू के पास आया ही नहीं। मेरे ससुर तुरंत उनके ऊपर हाथ उठाते हुए कहा कि यह लड़का कभी नहीं सुधर सकता है। अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर ले। कल रात तो तेरी बहू के साथ पहली रात थी। कल तो कम से कम तुझे बहू का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन तुझे तो नशे की ऐसी लत लगी हुई है कि इसके आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तूने एक बार भी बहू के बारे में नहीं सोचा कि पूरी रात भर बेचारी अकेले तेरे बिना कैसे गुजारी होगी। वह कितने बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन तुझे तो किसी की पड़ी ही नहीं थी। यह सब तेरी माँ के लाड प्यार के बिगाड़ने का नतीजा है, जिसकी वजह से तू किसी की भी कोई बात नहीं सुनता है। मेरे ससुर का इतना कहना था कि ते भी मेरी सास ससुर पर चिल्लाकर कहने लगे, खबरदार जो तुमने मेरे बेटे से कुछ भी कहा, इसमें उसकी क्या गलती है? गलती इस लड़की की है। इसने अगर इन सब चीजों का ध्यान रखा होता तो आज हमें लाखों का नुकसान नहीं होता। मैं मन ही मन सोचने लगी, आखिर मेरे साथ एक ही रात में क्या हो गया। वह चोर न सिर्फ मेरे गहने ले गया, बल्कि मेरी इज्जत को भी लेकर चला गया। और ऊपर से मुझे इतने बुरे ससुराल वाले और इतना बेकार पति मिला है कि मैं क्या बताऊं। तभी मुझे याद आया कि वह जब मेरे गहने उतार रहा था तो उसे एक छोटी सी पोटली में रखता जा रहा था। शायद वह इसलिए ऐसा कर रहा था ताकि मेरे साथ वह सब करने के बाद वह पोटली लेकर वहां से चुपचाप चला जाए। तुरंत ही इधर उधर नजर घुमाई, तभी मुझे एक लाल रंग की पोटली सीट के नीचे नजर आया। मैंने छुपकर तुरंत उस पोटली को ले लिया और जब मैं उस पोटली को खोली तो उसमें मेरे सारे गहने रखे हुए थे। गहने देख मेरी सास ने उन सारे गहनों को मुझसे छीन लिया और उनकी आंखें चमकने लगी और खुश होकर कहने लगी, अरे वाह, गहने तो चोरी नहीं हुए। मैं तो कब से समझ रही थी कि मेरे सारे लाखों के गहने चोरी हो गए। शुक्र है मेरे लाखों के गहनों को कुछ नहीं हुआ। मैं सोचने लगी, मेरे पापा की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ गहनों पर यह कैसे अपना हक जमा रही है। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी कि जब तुझे पता था कि गहने की पोटली नीचे रखी हुई है तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया। मैं कब से गहनों के लिए कितनी परेशान हो रही थी। क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाता उसके बाद तू बताती? मैंने धीरे से कहा, मैं तब कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी। मेरी यह बात सुनते ही मेरी सास कहने लगी, मुझे जवाब देती है? खबरदार जो मेरी बात को तूने पलटकर जवाब दिया। मेरे ससुर ने तुरंत ही मेरे पक्ष लेते हुए कहा, बहू गलत क्या कह रही है? तुम उसे उतनी देर में बोलने भी तो नहीं दे रही थी, तो आखिर वह बेचारी क्या करती? तुम ही देख लो, हमें कितना समझदार बहू मिली है। उसने पहले ही अपने सारे गहनों को उतारकर एक तरफ सुरक्षित रख दिया था। अगर वह ऐसा ना करती तो शायद वह चोर इसके भी गहने लेकर चंपत हो जाता। इस बात पर मेरी सास मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी और कहने लगी कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन रुपयों और कपड़ों का तो नुकसान हो ही गया, तो अब क्या किया जाए। उस कदम की वजह से हुआ। मैंने तपाक से अपनी सास को कहा, माँ जी, अब इसमें क्या किया जा सकता है? किसे पता था कि चोर ऐसा कर जाएगा। अब चाहे जो भी हो, आखिर हूं तो मैं आपके घर की ही बहू और आपके घर की इज्जत। तो अब तो मेरा नाम भी आपसे जुड़ गया है, तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। मैंने भी अपनी सास पर इस बात का पलटवार किया जो उन्होंने शाम को मेरे लिए कही थी। तो मैं मन ही मन इस बात को लेकर बहुत ही शर्मिंदा थी कि एक चोर ने मेरे साथ वह सब कर लिया, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। और मैं ये सोचने लगी कि उनके जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मेरी शादी एक ऐसे शराबी इंसान से करवा दी गई थी जिसे नशे के अलावा कुछ नहीं सोचता था। कम से कम एक बार ही सही, लेकिन असली मर्द का सुख तो मिला, और सुख को मैं जिंदगी भर अपने अंदर महसूस करके रह सकती हूँ। सच में चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह असल में मर्द था। उसने मुझे जो सुख दिया वह यह मोटा भद्दा आदमी कभी भी नहीं दे सकता। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की को उसके जैसा ही आदमी मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत जो मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन कम से कम मेरी पहली रात बर्बाद तो नहीं हुई। मेरे साथ भी इतनी वफादारी तो निभाई। उसने मेरे साथ वह सब किया, लेकिन मेरा एक भी गहना लेकर नहीं किया। यह सोचकर जब मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी तो मेरी सास मुझसे बोली कि तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है?
तो मैंने बहाना बना कहा कि माँ जी, मैं खुश हो रही हूँ कि हमारे गहने बच गए और अब आप अपने रिश्तेदारों में इन गहनों को पहनकर आराम से जा सकती हैं। मेरी इस बात पे मेरी सास बोली, हाँ यह तो तू ठीक कह रही है। और उसके बाद वो सब मेरे डब्बे से चले गए। मेरा पति भी मेरे ससुर के साथ डब्बे से बाहर चला गया और मैं एक बार फिर चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे को गुनगुनाने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।